हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, मैंने ना बहुत टाइम से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया नहीं था। मतलब मैंने अपने कोर्स में भी, पेड कोर्स के अंदर इसको ऐड ही नहीं किया था। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये था कि मैं स्टूडेंट को ये कहता था कि भैया देखो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ना एक क्वेश्चन आएगा। और टोटल हमारे पास 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें से आपको एक या तो पूरे 24 करने हैं, पर आएगा सिर्फ एक। तो अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको उस 24 के 24 याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये स्टूडेंट को मैं कहा करता था, पर स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर, आप सिलेबस में है तो करा दीजिए। और तो स्टूडेंट के डिमांड पर मैं ये करा रहा हूँ। हालांकि मैं इसको बोलता हूँ स्टूडेंट को कि ना करो तो बेटर है। बट क्योंकि उन्होंने कहा, बच्चों कह रहे हैं कि भैया नहीं नहीं सर कराओ, सिलेबस का पार्ट है, पेपर में आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करा कि सर आपके कोर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस चैप्टर को देखिए, मैंने इतना सारा कोर्स कराया। लगभग लगभग 180 घंटे की क्लास है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की। उसमें मैंने सब कुछ करा दिया। क्या मैं 5 क्लास और लगा के नहीं करा सकता था? करा सकता था यार। यहाँ मैंने 180 घंटे पढ़ा दिया, वहाँ 5 घंटे ही पढ़ा देता। बट पॉइंट ये था कि कैसे सिंपल किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन छोड़ने के चांस होते हैं। आपके पास 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। इसलिए मैं ये नहीं करा रहा था। बाकी मैंने एक्सप्लेन भी करा स्टूडेंट को, कुछ तो समझ गए, पर कुछ नहीं समझे को ने कहा कि नहीं सर आप करा दो, फिर देख लेंगे हम। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। कोई इशू नहीं है सर, आपने हमसे कोर्स बाय करा और आपको हम डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे अपने कोर्स से रिलेटेड। आइए सर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ थ्योरी का पढ़ा। अभी मैं इस पूरे क्लास में, मतलब जितने भी मैं पढ़ाऊंगा पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग वाली सीरीज के अंदर, स्टैंडर्ड वाली सीरीज के अंदर, उसमें सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है। तो आपको ये सारा याद करना है, जो जो पढ़ेंगे। क्या कहता है? कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल formulated to standardize the method and process involved in cost determination, measurement and reporting। कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कुछ नहीं, बेसिकली एक गाइडलाइन होती है और प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत है। बेसिकली गाइडलाइंस है इंस्टीट्यूट की तरफ से, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो आपको ये किस में हेल्प करता है कि भैया आप मेथड कौन सा सेलेक्ट करोगे, कौन सा प्रोसेस आपको अपनाना चाहिए, किस चीज़ के लिए कौन सा मेथड सेलेक्ट करना चाहिए हमें, कौन सा सही मेथड होगा, कौन सा प्रोसेस सही होगा, क्या करने के लिए, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, या कॉस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। तो कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट का मेजरमेंट करने के लिए, कॉस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होना चाहिए, कौन सा प्रोसेस सुटेबल होना चाहिए, उसको बताता है एक गाइडलाइन, एक प्रिंसिपल जो इस बारे में बताता है कि कौन सा मेथड सुटेबल होना चाहिए, कौन सा प्रोसेस सही होना चाहिए कॉस्ट को डिटरमाइन, मेजर या फिर रिपोर्ट करने में। वो गाइडलाइन या वो स्टैंडर्ड, ये एक तरीके की गाइडलाइन कह लो या आप कह लो प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड, वो होते हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, वो होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दीज स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन engaged in a various industry to consistently, transparently account for costs related to their product, service and operation। ये स्टैंडर्ड आपके लिए बेसिकली एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री की जो हर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अगर आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की है तो उसके लिए अलग बनाएंगे, अगर आपकी इंडस्ट्री सर्विस देना है, ऑपरेशन की है, तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड होंगे। हर एक के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक से लेकर 24 कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर पूरे पूरे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। नहीं, सबके लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है अकॉर्डिंगली, और कंसिस्टेंटली, ट्रांसपेरेंटली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो कंसिस्टेंस रहना है और एक ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि आप जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने में अप्लाई करोगे, अपनी कॉस्ट बुक में अप्लाई करोगे, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। आप कोई चीज छुपाओ मत अपने यूजर से, जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर डिजाइन टू enhance द reliability, comparability and relevance of cost information, supporting effective cost management and decision making।
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, डिजाइन कर रहा है, आर डिजाइन टू इनहेंस द रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड रेलिवेंस। क्या मतलब होता है इन तीनों का, तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि किस तरीके से किसी की क्षमता कितनी है, कैसे भरोसेमंद हम इस पे दिखा सके। एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, आपने कभी टोयोटा का नाम सुना होगा। टोयोटा के बारे में कहा जाता है कि टोयोटा अपने इंजन को लेके रिलायबल है। मतलब अगर टोयोटा की कार देखो, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई, या आप कई सारी कारें देखते हैं, इनोवा हो गई, जो फेमस कार है टोयोटा की, ये दोनों, बाकी तो और भी बहुत सारी है। पर आप टोयोटा की कार को देखोगे तो इनके इंजन बड़े रिलायबल है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं। ठीक है, इंजन को बड़ा रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती इनकी, है ना। बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक चलते हैं, तब जाकर एक बार इंजन की रिपेयरिंग होती है। जैसे होता है ना कि कई बार अब जैसे और डिफरेंट कार की गाड़ी ले लो तो 2 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी तो इंजन को खोलना पड़ता है, उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है कि खराब होने का रहता है। टोयोटा की गाड़ी 10-10 लाख किलोमीटर चल जाती है, तब भी उनका इंजन का रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, एज इट इज रहता है, टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ती है। तो वो उनके इंजन कितनी अच्छी क्षमता से है बनाए गए हैं, कितने भरोसेमंद है, हम उस पर कितने रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि यार ये टोयोटा का इंजन है, इसको तो कुछ नहीं होगा, 10 साल तक तो, 15 साल तक तो ये कहीं नहीं जाएगा। दैट्स कॉल्ड रिलायबल। कंपेरेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कंपेयर करना एक कॉस्ट को दूसरे कॉस्ट से कंपेयर। रेलिवेंस का मतलब है कि हमारे लिए जरूरी है या नहीं, रेलिवेंट है या नहीं है हमारे लिए, है ना, वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि सीए के अंदर क्या चल रहा है आपके लिए कोई रेलिवेंट नहीं, सीए में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाते ही नहीं है, कि आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, मत पढ़ाओ भैया, हमें तो पढ़ना है रेलिवेंस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, डिजाइन इनहेंस करता है रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और रेलिवेंस ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिजाइन करता है, उसको एनहांस करता है, इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट को एनहांस करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं एनहांसमेंट लाता है। तो इन चीजों में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है। There is a significant line providing a common framework that enhance the reliability of the cost information, supporting better decision making, ensure compliances with regulatory requirement. Their significance lie providing a common framework. अब कुछ ऐसी चीज होती है जो सभी के अंदर कॉमन होती है। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आप देखना कुछ ऐसी बातें होगी जो कॉमन होगी हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक लाइन याद करो, सब में वही लाइन चेप दो। तो कॉमन फ्रेमवर्क बनाया जाता है किसी कभी कभी कि और इनहेंस करने के लिए रिलायबिलिटी ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन में हम कितना भरोसा रख सकते हैं, रिलायबल कितना हो सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग करना, कंप्लायंसेस को इंश्योर करने के लिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस विद द ऑर्गेनाइजेशन। इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही समय पर कंप्लीट करना और कम से कम कॉस्ट पर कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड इफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। ये भी कंट्रीब्यूट करता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम में हो और सही समय पर, जिस टाइम पर आपको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करनी है उतने में हो और कम से कम कॉस्ट पर हो। दैट इज कॉल्ड इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, अब अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो है कंटीजेंसी, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग में इंप्रूव करता है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को पूरा करता है, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड एफिशिएंट वे में रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये सारी चीजें। अब देखो ये तो पेपर में नहीं आएगा पर मैंने डाल दिया है। कंसिस्टेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग standard play a crucial role on promoting consistency in cost accounting standard practice by providing a standard set of rule and procedure। वो कहता है आपको अपने कॉस्ट अकाउंटिंग की जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आप सीए में बन जाओगे तो सीए में बनने के बाद अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंस तरीके से अपनी प्रैक्टिस के अंदर। दैट इज कंसिस्टेंसी हमें प्रोवाइड करता है। The CAS ensure the organization consistently applying the cost accounting standard principle across the different period and different business unit। तो CAS ये इंश्योर करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इंश्योर करता है कि भाई आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड सेटन्स रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, क्या वो सही तरीके से रेगुलर कंसिस्टेंसी से क्या वो अप्लाई हो रहे हैं अलग अलग बिजनेस यूनिट्स में अगर आपकी है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। ये कंसिस्टेंसी की बात करता है कि जो भैया कैश इंश्योर करे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है 1 से लेकर 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर उन पे जो अप्लाई हो रहे हैं वो ढंग से कंसिस्टेंसी से उसको अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा आता है कंपेरेबिलिटी।
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबल बाय एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अब देखिए, मेरी कंपनी जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है और आपकी कंपनी जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है वो अलग अलग हो गया? नहीं होगा। मान लो मेरी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, और आपकी भी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो और मैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ वो अलग अलग तो नहीं हो सकता, एक ही है। तो मतलब हर वो कंपनी जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो उनको सबको सेम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, सबको सेम स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। अगर सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम फॉलो होंगे तो हम उसकी हर एक कंपनी की इंडस्ट्री की कॉस्ट इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये भी कहता है कि देखो हर एक इंडस्ट्री को सेम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का, और सिमिलर नेचर की इंडस्ट्री है, सेम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का, कॉस्ट को डिटरमाइन करने का। और आप इस ऐसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर सबकी सेम है यार, अब मैं किसी की भी अकाउंट्स की स्टेटमेंट, अब अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी की भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट निकाल लूंगा और देखूंगा तो क्या मुझे समझ आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट, क्यों आ रहा है समझ? क्योंकि इंडिया में जितनी भी कंपनीज है वो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, वो एक ही अकाउंटिंग फॉलो करती है, अलग अलग नहीं करती। तो हम किसी की भी बुक को उठाकर अपने से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एक कंपनी एक जैसा ही फॉलो करेगी, यूनिफॉर्म रहेगा। कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड लगाए हर कंपनी वही लगाएगी, तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करने में हेल्प हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। मान ले कंपेरेबिलिटी ये बोला, ठीक है सर। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अधेयर टू सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो इट बिकम इजियर टू कंपेयर द कॉस्ट बिटवीन द एंटिटी विद इन द सेम इंडस्ट्री। हाँ, ये बात का ध्यान रखना, हर अलग इंडस्ट्री ही अलग हो गई। भाई मेरी टॉय मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही कंपेयर कर सकता हूँ। अब एक कंपनी सर्विस दे रही है तो उससे थोड़ी कंपेयर करूंगा, उनके स्टैंडर्ड अलग होंगे, मेरे स्टैंडर्ड अलग है कंपनी के। तो सेम इंडस्ट्री में सेम रूल फॉलो किया जाएगा हर कंपनी, तो आप कंपेयर करने में ज्यादा होता है। इससे आप बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि यार ये कंपनी तो इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इतना टर्नओवर है, मैं भी सेट करता हूँ और मुझे यहाँ तक पहुंचना। कंपेरेटिविटी का फायदा होता है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश। कैश का एक ऑब्जेक्टिव भी है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि देखिए किसी चीज को छुपाना गलत चीज होती है, ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं। इस स्टैंडर्ड रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्क्लोज रेलिवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इन क्लियर अंडरस्टैंडेबल। कोई चीज मत छुपाओ, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये जरूरी चीज है तो आप अपने यूजर्स को बताओ, और क्लियर और अंडरस्टैंडेबल मैनर में होना चाहिए। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी इंश्योर करता है कि भैया हर एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी रख रही है, नहीं रख रही, जो भी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है वो छुपा तो नहीं रही, ऐसा तो नहीं है कि वो छुपा रही है या गलत बता रही है, ठीक है। तो क्लियर होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल मैनर जो है फुल्ली डिस्क्लोज करके रखोगे। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूट इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग प्रोवाइडेड एक्यूरेट एंड रिलायबल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। एक ही लाइन में समझ में आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि वो हमें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और रिलायबल मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं, भरोसा रख पाए, ठीक है सर। तो ऐसे में डिसीजन बड़े इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है और करेक्ट मिलती है तो हम उसको डिसीजन, उस बेसिस पर डिसीजन जो भी लेंगे तो वो भी एक इंप्रूव डिसीजन माना जाएगा। मैनेजर कैन मेक इन्फॉर्म चॉइस रिगार्डिंग द प्राइसिंग, रिसोर्स एलोकेशन, कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजी। तो इन डाटा के बेसिस पर, कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैनेजर अलग अलग डिसीजन या स्ट्रेटेजीज बना सकता है, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफन सर्व ए बेसिस ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो मानने पड़ते हैं, है ना, जैसे कि लॉ। In certain industry, adherence to cash is mandatory by regulatory authority. By complying with this standard, organization ensure that the cost accounting practices align legal requirement, fostering trust and accountability. ये कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है हर इंडस्ट्री को कंपलसरी मानने पड़ेंगे, हर को नहीं। जिस इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, कॉस्ट का इम्प्लीकेशन जिस इंडस्ट्री में आता है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ेंगे। छोटी छोटी कंपनी में थोड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे, बड़ी बड़ी इस कंपनी में जिसके टर्नओवर बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे, उनके कंप्लायंसेस को पूरा करना होगा और कंपलसरी मानना पड़ेगा। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ये कहता है आपको आप इफिशियंसी तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना। वाइल स्टैंडर्डाइज द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन कैन एलोकेट रिसोर्सेज मोर इफिशिएंट।
जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड खर्चे जो भी है, आप उसको सही तरीके से और मोर एक्यूरेट तरीके से एलोकेट किया जा सकता है, या मोर इफिशिएंट तरीके से एलोकेट कर सकते हो, बहुत अच्छे तरह से बांट सकते हो। एक एक लाइन पढ़ो, उसके बाद बनाकर लिख कर आ सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो आप, बहुत बेटर रहेगा। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल मेजर बाय प्रोवाइडिंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सिस्टमैटिक अप्रोच देता है, हमें सही तरीके से काम करना सिखाता है, आइडेंटिफाई मेजरमेंट सिखाता है, जिससे हम कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। कॉस्ट कंट्रोल आप तभी कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि यार कितनी कॉस्ट लग रही है, किस अमाउंट की लग रही है, आइडेंटिफाई मेजरमेंट सही तरीके से होगा तो आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। ये भी काम कॉस्ट कंट्रोल करता है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है। सर इवेल्युएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू सेल्फ करोगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप खुद से एक बार इसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इवेल्युएशन हुआ, इवेल्युएट मतलब कैसे बना, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ पॉइंट है कब बना, कितने तारीख को बना, कैसे कैसे हुआ। हम बात करते हैं लीगल प्रोविजन की, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लीगल प्रोविजन, ठीक है। तो इवेल्युएशन वाला पार्ट आप एक बार खुद से देख लीजिएगा, और नहीं भी देखोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कराया और आपको करना कंपलसरी है, ऐसा भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मान लो अगर पेपर में आया हो पिछले 5 टर्म के अंदर कभी भी एक बार पेपर में, तो करा देता, आया ही नहीं कभी, ठीक है। और अगर आ जाए और आपको लग रहा है कि सर ये वाला आ गया, तो मुझे मैसेज कर देना। कई बार ऐसा होता है मेरे से कोई चीज़ छूट जाती है ना, कोई पेपर रह जाता है। अगर आपको दिख गया कभी यार ये इवैल्यूएशन आया है एक बार पेपर में, तो मुझे मैसेज कर देना, एक वीडियो और बना दूंगा। कितना टाइम लगेगा, हल्के आधा घंटे में पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए मैंने जहां तक रिसर्च करी है वहां तक इवैल्यूएशन नहीं आया हुआ है, आया है तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आया हुआ है। लीगल प्रोविजंस हो गए है ना, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पूछ लेता है कई बार, है ना। अब यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू हो गए, तो अभी जो मेरे को जो कराना है वो छोटे से लीगल प्रोविजन करा दूं और बेसिक थ्योरी कंप्लीट करा दूं। कल से मैं आपको कॉस्ट मतलब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करवा दूंगा 1 2 3 वाला। पर अभी के लिए जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, लीगल प्रोविजन हो गया, इनकी ऊपर बात कर लेते हैं। लीगल प्रोविजन टू मेंटेन legal provision to maintain cost records and audit of same as primary outline in a cost in the Companies Act 2013, Companies Cost Records and Audit Rule 2014. These provisions are designed to ensure that certain class of company maintain accurate cost records and undergo the cost audit, contribute transparency and accountability of the financial reporting. फालतू की बात लिखी हुई है, इसको तो कुछ जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि भैया कोई वैसी कंपनी, कुछ कंपनी जिनका टर्नओवर या जिनका कुछ पेड अप कैपिटल जो भी है आपके टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाता है, फाइनल में पूछता है, ये आपका मेन फाइनल का पार्ट है। फाइनल में एक चैप्टर आता है, सब्जेक्ट आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, आई थिंक कॉस्ट ऑडिट करके एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है यार, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है आई थिंक, मेरे हिसाब से, मेरे को ध्यान नहीं है, बहुत टाइम हो गया फाइनल दिए हुए। तो वो वो सब्जेक्ट इस पे ही बेस्ड है, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल भी है कुछ पार्ट थ्योरी का। उसमें कंपनी जेट के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए, कहता है भाई कौन सी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रूल मानने पड़ेंगे, कौन सी कंपनी को नहीं मानने पड़ेंगे, क्यों मानने पड़ते हैं, क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी दिखाना होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेक्ट एंड ट्रू होनी चाहिए, जिससे फाइनेंशियल यूजर अच्छे से उसको समझ पाए, और उसके बेसिस पर अपना डिसीजन ले पाए। ये सब चीजें जो फालतू की बातें होती है ना। मेन क्या है, प्रोविजन, कंपनीज एक्ट के क्या क्या प्रोविजन है जो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है, कॉस्ट ऑडिट रूल से रिलेटेड है, या फाइनल में पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 आ गया भाई, ये रहा। द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडियन सिग्निफिकेंट ट्रांसपेरेंटी लैंडस्केप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अबे भाई क्या है, सिंपल प्रोविजन बताओ ना क्या कहता है। ये वही फालतू की बातें कह रहा है कि क्यों कंपनीज एक्ट में ये आया, ये टू दी पॉइंट बात हमें जो चाहिए वो चाहिए। जैसे कि सेक्शन 148 मैंने अभी अपनी टीम को बोला था कि इसको ना स्टडी मटेरियल से पूरा कॉपी कर लो, मैंने इसमें कुछ कटवाया नहीं क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा भाई, सीधा सीधा मैं आपके सामने आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। पर मुझे लग रहा है यार ये चीज़ तो डालना नहीं चाहिए थी, कोई बात नहीं, मैं अपडेटेड वाले नोट्स में डलवा दूंगा, बट जो चीज़ टू डी पॉइंट है वो बात कर लेते हैं। सेक्शन 148 क्या कहता है कंपनी एक्ट का, सेक्शन 148 कंपनी एक्ट 2013 इम्पावर देता है, ये है कुछ कि सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 148 कंपनी एक्ट इम्पावर, पावर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू प्रिस्क्राइब द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी एंड टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट।
सेक्शन 148 कंपनीज एक्ट का पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कौन सी कंपनी, कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे और कॉस्ट ऑडिट कराना होगा। ठीक है। एडिशनली इट इज रेफर टू द अधेरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, स्टैंडेबिलिटी एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये भी एश्योर करे कि भैया जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को, जो लिस्ट ऑफ द कंपनी है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे और कॉस्ट ऑडिट, जिन कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और कॉस्ट ऑडिट्स कराना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ता है, उन कंपनियों को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना पड़ेगा। और ये एश्योर करेगी कि भैया सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एक सेम इंडस्ट्री वाले, ये सब चीजें। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी कहता है सेक्शन 148 का, कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड और ऑडिट सच रिकॉर्ड स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनी एंगेज इन अ सर्टेन इंडस्ट्री और एक्टिविटी। अब एप्लीकेबिलिटी कह रहा है कि भैया हमने एक लिस्ट बता रखी है कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये लिस्ट यहाँ पर नहीं पढ़नी आपको, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे आपको बता रखा कि इतना टर्नओवर से एक्सीड करेगा तो कॉस्ट ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा। ठीक है जी। हालांकि मैंने उसको देखा भी नहीं है, अगर आप कहोगे तो मैं गूगल पर सर्च करके आपको बता दूंगा कि क्या है, वो आप खुद भी कर सकते हो, इतना छोटे स्टूडेंट आप भी नहीं हो, है ना। बट हमारा पॉइंट क्या है, हमको यहाँ पर ये बताया गया इंटर लेवल पे कि देखो भैया कुछ सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी होती है जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं और कॉस्ट ऑडिट भी कराना पड़ता है। उसको बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी, किस किस कंपनी के अंदर ये जो कॉस्ट ऑडिट रूल्स है या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है या स्टैंडर्ड फॉलो करना है, वो किस कंपनी के ऊपर लगेगा, एप्लीकेबिलिटी कौन है। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्या कहता है, द सेक्शन इंपावर द गवर्नमेंट टू मैंडेट द कंपनी टू कंडक्ट अ कॉस्ट ऑडिट ऑफ देयर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द स्कोप नेचर एक्सटेंड टू द कॉस्ट रिकॉर्ड आर स्पेसिफाइड इन द रूल पेड बाय द गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑडिट कहता है कि भैया हर वो कंपनी जिसके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके ऊपर ये वाला सेक्शन 148 अप्लाई हो रहा है, हर वो कंपनी जिसके ऊपर सेक्शन 148 अप्लाई हो रहा है उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने सही निकाले, जैसे हम अकाउंट में ऑडिट कराते हैं ना कि आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई है वो सही नहीं, तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हमें बताएगा कि यार या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है या नहीं है। इसी तरीके से एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताएगा जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉलो करे हुए वो, जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉलो करे हुए वो सही है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है। तो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग को हायर करो और वो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स के आपके जितने भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट करेगा। जब कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट बाय द कॉस्ट प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, देन इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे माइनर में। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, companies subject to the cost audit provision are required to maintain a cost accounting record as specified by the central government. These record typically include detail related to the cost of production, cost of sale, other cost। यार ये तो मेरा प्यारा सब्जेक्ट बन गया, मतलब अभी मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने जिस टाइम पढ़ा था ये, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, 2019 में मैंने फाइनल दिया था, 4th ग्रुप मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट टाइम के अंदर। तो 2019 में जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा तो मुझे इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उतना, मतलब हालांकि ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाली जो हमारा है, देखने लो यार ये तो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का ही आ रहा है पूरा का पूरा, मतलब बेसिकली कॉस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फाइनल का, फाइनल का पहले तो सब्जेक्ट का नाम भूल गया हूँ यार मैं, ग्रुप 4 में था वो, इतना मुझे पता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये रहा सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। ये भाई साहब ये जब मैंने 2019 में पढ़ा, मैंने क्लियर कर दिया था और अच्छे नंबर आए थे मेरे, शायद 60 ऊपर आ गए थे। अब देखो इसमें है क्या, बेसिकली इसमें आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। देखो ये रहा ना, कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014 एज अमेंडेड, कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ है डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक एक कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। कॉस्ट ऑडिटिंग, ये देखो थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट है, बीच में कुछ शायद प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर जाता है, बेसिकली ज़्यादातर मेजरली थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट है ये। और भाई ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस्ड है पूरा। मैंने, अब मेरा सब्जेक्ट है या नहीं है, तो जब मैं फाइनल लॉन्च करूंगा तो ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वहां पर जो फाइनल के अंदर ये जो डाटा आपके पास मैनेजमेंट ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट है ना, ये सिर्फ वही वाला पार्ट का है जो हमने अभी इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा और ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा। ये दोनों मेरे सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनल पे ये सब्जेक्ट मेरा रहेगा, क्योंकि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और इसको तो डिटेल रिसर्च करके पढ़ाऊंगा एकदम मस्त तरीके से, एक एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करके। तो फाइनल मिलेंगे आपसे, अभी टाइम है आपका फाइनल मारने के लिए। ये देखो क्या है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो है, कंपनी जेड के रूल्स हो गए, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रखना चाहिए इनको।
चलो वो तो जब किसी भी सब्जेक्ट को जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना पढ़ाना, उसकी पूरी रिसर्च करता हूँ, क्या है सब्जेक्ट, क्या सिलेबस है, कितना पोर्शन मैंने पहले पढ़ चुका है, किस पोर्शन को मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, वो पोर्शन कैसा है, ठीक है। फिर रिसर्च करेंगे कि पेपर कैसा आता है। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या ये सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से स्टूडेंट को बता सकता हूँ नहीं बता सकता हूँ, पूरी नॉलेज दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ। तब मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार एक पॉइंट पे भी ऐसा है कि मैं अटक जाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा ये पूरा, चाहे वो अगर 90% हो गया और ऐसा लग रहा है कि 10% पार्ट है कि यार मेरे को लग रहा है कि मैं अटक जाऊंगा या कल मैं गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर दूं, क्लोज। इस ये मुझे फील होता है कब, जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता हूँ। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा ही दो यार। आपसे पढ़कर चीजें बहुत एक्चुअल में समझ में आती है कि जो आप एक एक बात कहते हो वो एक्चुअल में समझ में आता है। मेरे को स्टूडेंट ने कमेंट मैसेज करा हुआ है, मैंने कहा भाई वो ना मेरे से नहीं हो पाता, मेरे ना कंसेप्ट कमजोर हो उसके। क्योंकि अपनी आदत क्या है, अपनी आदत है कि भाई जब कोई फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उस फॉर्मूले का क्या मतलब है, कैसे ड्राइव हुआ, सारी चीजें बताई थी। मैंने आज कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया, आप कुछ भी कॉस्ट अकाउंटिंग ले लो, आप आगे आके मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे ग्रुप 2 में, या ओएमएसएम पढ़ोगे। ओएमएसएम मुझे सबसे फेवरेट लगता है, मेरा सब्जेक्ट सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, मजा आ जाता है उसको पढ़ाने में। तो जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मैंने कभी भी आपको रटवाया नहीं है कोई चीज, हर एक चीज का मतलब बताया। जब आप चाहे लेवल ऑफ स्टॉक पढ़ लो, क्या कहता है वो लेवल ऑफ स्टॉक, कैसे बना वो फॉर्मूला, आप आज भी वीडियो देखोगे ना तो आज भी उनको पता है कि यार वो लेवल ऑफ स्टॉक का जो, भले भूल गए हो आप, पर वो जो मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल वो कैसे आया है, कैसे बनाया गया होगा, क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा, सब कुछ बताया। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर करा दो करा दो, मैंने कहा भाई नहीं, जिस चीज के अंदर आपको 10% भी डाउट होता है, ऐसा नहीं है कोई भी टीचर, आज मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। क्योंकि टीचर का काम होता है उस पर्टिकुलर पोर्शन को किस तरीके से आपको डिलीवर करना, ये काम होता है टीचर का। यार मैं सब पढ़कर ही तो आया हूँ, क्या मैंने फाइनल का नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ है। क्या मैंने इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं पढ़ा, पढ़ा मैंने भी तो पढ़ा ही है, जो आप पढ़ रहे हो आज, तो पढ़ा तो मैंने भी है। पर अपना काम क्या है, कैसे आपको एक फॉर्मूला बहुत आसानी से बहुत सिंपल मैनर में समझाना है और कैसे उसका अप्लीकेशन वो क्वेश्चंस में होता है वो सिखाना है। ये होता है एक टीचर का काम, जो हर कोई नहीं कर सकता। आप 90 ले आओगे, आप 100 में से 100 ले आओगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, पर आप पढ़ा नहीं पाओगे, ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा दे। तो टीचर के स्किल्स वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। जब मैंने 2017 में स्टार्ट करा था पढ़ाना, तब मैं सीख रहा था, और तब मैंने 11th 12th को स्टार्ट करा था पढ़ाना, 2017 में 11वीं 12वीं को अकाउंट्स और मैथ पढ़ाता था मैं, तब मैंने स्टार्ट किया था। तो कई बार मैंने फिर सोचा, मैंने डिफरेंट टीचर को देखा इनकी अप्रोच कैसी है, अलग अलग टीचर को, तो 2017 से लेकर आज तक आप मेरी पुरानी वीडियोस उठाओ, 2019 में पहली बार यूट्यूब पर वीडियो डाली थी, पुरानी वीडियोस उठाओगे ना तो उसका टीचिंग स्टाइल और आज का टीचिंग स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करा है अकॉर्डिंग टू रिव्यू, कि स्टूडेंट किस तरीके से कितना सिंपल किया जा सकता है, कैसे उसको आसान बना सकता है। पहले क्या करता था पता है, मैं सबसे बढ़िया थ्योरी पढ़ाता था मेरे अकॉर्डिंग, और वो स्टूडेंट को पसंद नहीं आया। एक एक लाइन पर एक एग्जाम्पल देता था, और कोर्स का बर्डन इतना ज्यादा होता था, कोर्स सिलेबस इतना ज्यादा होता था, भाई साहब मैं, अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 12th वाले बच्चों को 3 महीने का एक बैच पढ़ाया था, 2017 की बात कर रहा हूँ, और वहां पर मैंने मैनेजमेंट पढ़ाया था, बिजनेस एंड स्टडी, मैनेजमेंट स्टडी, जो बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी होती थी वहां पर। एक एक लाइन पर एक एग्जाम्पल बताया था मैंने उनको, और बहुत समय लगता है उस चीज को, पर एक एक लाइन, मतलब आपने एक लाइन लिखी उस पर एग्जाम्पल क्रिएट कर देता था मैं। और जब मैं उसको यहाँ पर अप्लाई करने लगा, जैसे मैंने शुरुआत में इनिशियली जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट शायद पढ़ा हो, मेरे से नहीं पढ़ा, हर एक लाइन पर एग्जाम्पल होता था, और उसको फिर धीरे धीरे रिड्यूस करा, क्योंकि वो समय ज़्यादा खाता है, स्टूडेंट बोर हो जाता है, फिर फनी चीज़ लेकर आए। तो इस तरीके से टीचिंग स्किल बढ़ाई है अकॉर्डिंग टू। ऐसा नहीं है कि आप जितना डिटेल में पढ़ाओगे, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा डिटेल में घुसने पर भी मज़ा नहीं आता। स्टूडेंट कहता है यार ये सारी चीज़ें मुझे क्यों बता रहे हो आप, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे उस फॉर्मूले का कंसेप्ट, वो फॉर्मूले का क्या मतलब है वो बता दो, और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो बता दो, बस इतना चाहता है वो स्टूडेंट। वो नहीं चाहता कि ये फॉर्मूला ड्राइव्ड कहाँ से हुआ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या इवैल्यूएशन था इस फॉर्मूले का, नहीं वो नहीं चाहता। तो ये सीखा हमने रिव्यू से, ये रिव्यू से सीखा कि यार ये क्या चाहते हैं स्टूडेंट, किस तरीके से इनको समझाया जाए, क्या इनकी डिमांड है। कई बार तो स्टूडेंट ने आकर कई बार उल्टा सीधा ही बोला हुआ है कि सर आप ऐसा है वो है, तुम ऐसा पढ़ाते हो, बेकार पढ़ाते हो, ये वो रिव्यू भी लिया है कि यार इसको क्यों बुरा लगा, यार इसको मेरा पढ़ाया हुआ में क्या गलती लगी। कोई स्टूडेंट कहता है, मैं बताता हूँ, मैथ पढ़ाता था मैं, एक बच्चा था, उसने मुझसे कहा कि सर आप ना सारे क्वेश्चन कराते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता,
ये बेकार पढ़ाते हो आप, सारे क्वेश्चन तो आप करा देते हो। अब एक स्टूडेंट मैंने एक चैप्टर में क्वेश्चन नहीं करा, एक स्टूडेंट का मैसेज है सर आपने तो क्वेश्चन ही नहीं कराया। तो एज एन टीचर आप हर टाइप के स्टूडेंट को फेस करते हो, हर टाइप के स्टूडेंट को फेस करते हो। 10,000 बच्चे को मैंने फेस कर लिया अभी तक अपनी पूरे सीएमए जर्नी में, जितना मैंने पढ़ाया 10,000 बच्चों को फेस करा। और उन बच्चों को मैंने ऑब्जर्व करके देखा कि हर टाइप का स्टूडेंट अपनी अपनी डिमांडें रखता है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर उसमें मैंने कोई पॉइंट नहीं पढ़ाया, एक क्वेश्चन छुड़वा दिया, तो काफी स्टूडेंट कहेंगे चल ठीक है इसको मैं कर लूंगा। काफी स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर आपने ये क्यों छुड़वाया, ये भी कराया, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये करवा दो। सर आपके ना इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन रह गए, वो आपने छुड़वा देते, इसको भी करा दो। तो कुछ इस टाइप के होते हैं। अब इसमें हम ये सोचते हैं कि यार हम मैक्सिमम ही प्रोवाइड कर देते हैं ना स्टूडेंट को। अब जिसको करना है वो तो देख लेता है, और जिसको नहीं करना है वो अपना मत देखे, वो वीडियो आगे कंटिन्यू कर ले। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप कभी भी फ्यूचर में कोर्स खरीदते हो, या फ्यूचर में कभी आप जाओगे में से कहोगे कि यार मेरे को नहीं दीपक क्लासेस से लेना है, दीपक सर का कोर्स लेना है, तो आपको ये इंश्योरिटी मिलेगी कि भैया मॉड्यूल पूरा कवर होगा। क्योंकि प्रायोरिटी शुरुआत की यही थी कि एक एक क्वेश्चन कराना। चलो कुछ बातें यहाँ पर जो है, अब आ जाते हैं जैसे कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 में देखा कि क्या क्या चीजें वहां पर होती है, एप्लीकेबिलिटी, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब हम रूल देख रहे हैं, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014 क्या कहता है। कंपनी रिकॉर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, द गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कन्फ्रेंस बाय द सेक्शन 148 इशू द कंपनीज रिकॉर्ड रूल 2014। These rules specify the companies that are required to maintain cost records, undergo cost audit. The rule outline the format of cost records, procedure of cost audit. ये रूल आपसे कहता है कि भैया जब आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा। ये रूल आपको बताता है जब आप कॉस्ट ऑडिट कराओगे तो कॉस्ट ऑडिट का क्या प्रोसीजर रहेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मेंटेन करने का फॉर्मेट क्या रहेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के फॉर्मेट्स क्या रहेंगे, कैसे उनको कॉस्ट ऑडिट कराने का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये रूल्स आपको बताते हैं। और कुछ जनरल बातें भी जो आपको रिकॉर्डिंग जो आपके रिलेट करता है कॉस्ट ऑडिट्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड से। रूल 3 क्या कहता है, कॉस्ट, देखो कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल का रूल 3 क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होंगे, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी वही कि भाई वो कंपनी जो स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर है, उधर इंडस्ट्री है सच एज जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, केमिकल या सीमेंट इंडस्ट्री, इन कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, टर्नओवर एक्सीड ही करता है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर देखिए तो आउटलाइन द पर्टिकुलर टू बी इंक्लूडेड इन अ कॉस्ट रिकॉर्ड विच मे वेरी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, वेरी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, ऑब्जेक्ट टू कैप्चर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। ये सब फालतू की बात है यार, मजा एक्चुअली मैंने ये चीज जो है ना वो फाइनल लेवल पे सही बढ़ा रखी है। ये आपको कह रहा है भाई कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे, हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा। साथ में ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस वजह से हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। रूल 4 क्या कहता है, रूल ये सब आधी आधी इन्फॉर्मेशन है भैया, इतने रूल तो होंगे, बड़े बड़े होंगे। रूल 4 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। रूल 4 कहता है आपको एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। Company failing under the emission of rule required to appoint a cost auditor, the auditor is responsible for conducting cost audit and the cost record maintained by the company। तो ऑडिटर का काम क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि कॉस्ट ऑडिट करना, जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे कंपनी ने उनके कॉस्ट को ऑडिट करना एक ऑडिटर का काम होगा। और वो ऑडिटर कौन होगा, एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट होगा। आप अगर कंपनी सीएमए बनने के बाद जॉब करते हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। तो वो जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर सीएमए में तो कोई वो नहीं है, सीए में तो कोई नहीं है, अरे वो तो जो जॉब करने वाले बच्चे हैं भाई, जॉब करने के बाद तुम किसी की कंपनी के एम्प्लॉय बनते हो, ना कि सीएमए और सीए नाम के आगे सीएमए में नहीं लगा सकते। आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करोगे ना, नाम के आगे सीएमए में लगा सकते। सीएमए नाम के आगे वही लगा सकता है जो एक प्रैक्टिसिंग ऑफ सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इसके पास होता है, और उसके पास सारी पावर होती है ये सब करने की। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहेंगे, स्पेसिफाई द कंटेंट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विच इंक्लूड ऑब्जर्वेशन ऑन द कंप्लायंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सर इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आएगा नहीं पेपर के अंदर। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होगा, किस तरीके से कंटेंट डाला जाएगा, वो स्पेसिफाई करता है रूल 4 आपको। रूल 6 कहता है भाई कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करना। कमीशन टू द बोर्ड, रिक्वायर द कॉस्ट ऑडिटर टू सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 180 डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ेगी। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कौन सबमिट कराएगा, ऑडिटर, वही तो रिपोर्ट बनाएगा ना कॉस्ट ऑडिट। तो फाइलिंग ऑफ द कॉस्ट ऑडिट,
बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मैंडेट द बोर्ड टू कंसीडर एंड सबमिट द कॉस्ट ऑफ रिपोर्ट अलॉन्ग विद इट्स कमेंट इफ एनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिसिप्ट मिल गई, मान लो पहली बात फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, 180 दिन का टाइम होता है ऑडिटर के पास, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, कि वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कराते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है उसके 30 दिन का समय होता है, उसमें कोई कमेंट करना है तो कर लो, और कमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराओ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेनी देनी करेगी किसकी? कंपनी की। भैया ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या आया? अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट में कई बार इनफेवरेबल हो जाता है ना, चीजें इनफेवरेबल हो जाती है कि भाई ये कंपनी ने ये चीज हम हमें गलत लग रही है। ऑडिटर का काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना है, लड़ना नहीं है। उसने तू बोल, तू दे रहा है मुझे, नहीं दे रहा डॉक्यूमेंट, अभी रुक। इस टाइम पर हमने डॉक्यूमेंट मांगा था और ये पर्टिकुलर पर्सन ने हमें डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, लिख देगा रिपोर्ट के अंदर। अब गई उसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, ऑफिसर आएगा, चमकाएगा भी ढंग से, क्यों भाई मना करा तुमने ऑडिटर को? ऑडिटर की इतनी पावर होती है सर, वो लड़ता नहीं है, वो वैसे मांगता है कि भैया मुझे ये डॉक्यूमेंट इस दिन वाला चाहिए, लाओ उसका बिल दिखाओ। अगर आपने बिल नहीं दिखाया, देने से डिनाई करा, वो लिख देगा रिपोर्ट के अंदर, कुछ नहीं बोलेगा आपको, वो रिपोर्ट के अंदर लिख देगा और जाकर जमा करा देगा। फिर आपकी लेन देन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया ये क्यों नहीं दिया आपने। रूल 8 क्या कहता है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड। वही हमने कहा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कौन सबमिट कराएगा? ऑडिटर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट। जिस दिन वो रिपोर्ट रिसीव्ड होती है उसके 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करानी पड़ती है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस। अब आपने अगर कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी, बताओ क्या? स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड पेनल्टी में बी इम्पोज्ड ऑन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर। अब पेनल्टी की लिस्ट क्या है, क्या पेनल्टी लगेगी, वो तो फाइनल में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ तो बेसिक चीजें बता रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप सबमिट करानी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा उस रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज जो आपने ऑफेंस करा हुआ है, कोई आपने कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करा, तो पेनल्टी लगाई जाएगी, और वो पेनल्टी कंपनी के ऊपर भी लगाई जाएगी और आप ऑफिसर के ऊपर भी जाएगा जो उसको बना रहा था। ये कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ मतलब है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाता है सर कॉस्ट अकाउंटिंग, ये ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार वो आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 नहीं पूछ रहा, 30 नहीं पूछ, 30 कह रहा हूँ, 20 नहीं पूछ रहा, 1 नहीं पूछ रहा, 2 नहीं, 4 नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बता दो। अब हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, 1 से लेकर 24 तक याद करके जा रहा है, अब पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, कर लो याद, तो लो ऑब्जेक्टिव भी देख लो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो लिखना चाहो तो अच्छी आंसर को लंबा करने के लिए लिख सकते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर टू बी डेवलप हाई क्वालिटी cost accounting standard to enable the management to take informed decision and enable regulatory to function more effectively। वो कह रहा है डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी और आपके पास फंक्शन और अच्छे से इफेक्टिवली काम करने लग जाएगा, इंटीग्रिटी बनी रहेगी, हार्मोनी बनी रहेगी, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, सारे कंपनी के एक ही प्रिंसिपल फॉलो हो गए तो आप इजिली कंपेरेबल भी कर सकते हो। ये सारी चीजें बता रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में हो रही है, कैश कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में हो रही है। हाँ, वही मैं चेक कर रहा था, कंफर्म कर रहा था कि किसके बारे में बात हो रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में, ना कि कैश के बारे में हो रही है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होते हैं ना, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या रहेगा? ये कैश के ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या, और इनके फंक्शन क्या, क्या काम है, क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के क्या फंक्शंस है, क्या कार्य है। सबसे पहले टू इशू द फ्रेमवर्क ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फ्रेमवर्क इशू करना। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रक्चर कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है ना, ये सब चीजें फ्रेमवर्क। टू इक्विप द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनली विद अ बेटर गाइडलाइन ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल हायर करेंगे, देखेंगे कि उनको क्या गाइडलाइन देनी है। आप देखो ये गाइडलाइन भी बनाते हैं कि भाई हर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सीएमए होता है, हर कोई सीएमए को एक बेटर गाइडलाइन देंगे अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस के बारे में, कि जब आप सीएमए बन जाओगे तो आपके सीएमए बनने के बाद आपके लिए एक पर्सनली गाइडलाइन बन जाएगी। जॉब वालों के लिए नहीं कह रहा मैं, वो कह रहा हूँ जो प्रैक्टिस में है उनके एक पर्टिकुलर गाइडलाइन होगी कि उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। वो गाइडलाइन बनाने का काम भी इनका रहता है बोर्ड का। टू असिस्ट द मेंबर इन प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट अकाउंटिंग अंडर द वेरियस स्टैट्यूट।
वो कहता है मेंबर को असिस्ट भी करते हैं, इनका काम ये भी होता है कि मेंबर को असिस्ट करे कि भैया हर एक इंडस्ट्री के अंदर सेम यूनिफॉर्म कॉस्ट स्टेटमेंट बने। ये नहीं कि ये कॉस्ट स्टेटमेंट अलग तरीके से बना रहा है, वो अलग तरीके से बना है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है सर। टू प्रोवाइड दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अब कई बार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाने वाले हैं बोर्ड, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो इस तरीके से लैंग्वेज लिख देते हैं तो वो समझ नहीं पाते, तो इंटरप्रिटेशन भी देना टाइम टू टाइम ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है। तो इशू एप्लीकेशन गाइडलाइन रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, अगर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बिहाफ पर कोई गाइडलाइन भी इशू करनी है तो वो भी इनका काम है। जैसे आपने देखा कैप्टिव कंजम्पशन एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके लिए एक सर्टेन गाइडलाइन भी इशू करी थी कुछ टाइम पहले कॉस्ट अकाउंटिंग बोर्ड ने, तो वो गाइडलाइन इशू करना भी काम है। टू प्रोपोगेट द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड परस्यूट द यूजर टू अडॉप्ट देम इन अ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन जनरल पर्पस ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग यूजर्स है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट को जनरल पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, इनको अडॉप्ट करना हो। जो प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन बताई गई है किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, प्रिपेयर करोगे अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट को, वो करने का काम भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का होता है कि ढंग से करा नहीं करा सबने। ये इंश्योर करना कि भाई इंडस्ट्री द्वारा, कॉर्पोरेट एंटिटी द्वारा क्या ये अडॉप्शन हो रहा है नहीं हो रहा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, ये भी आपका कहीं ना कहीं देखना, ठीक है। इन्फोर्स करना, अगर नहीं करे तो उनको बोलो कि भैया करे आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करो इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री द्वारा, और सभी एक तरीके के कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करो। टू एडुकेट द यूजर अबाउट द यूटिलिटी एंड नीड कंप्लायंसेस टू कॉस्ट अकाउंटिंग, और यूजर्स जो होते हैं ना उनको भी एडुकेट करना कि भैया देखो ये इस तरीके से, हम ही तो यूजर है, कल को हम अगर मान लो किसी कंपनी का कॉस्ट स्टेटमेंट देखना हो तो हम इजीली हम उसको देख पाओगे, है ना। तो उनको एडुकेट भी करना, जो यूजर को नहीं पता उनको एडुकेट करना कि भैया क्या क्या कंप्लायंसेस आपको पूरे करने पड़ेंगे। यूजर जरूरी नहीं है कि वो जनरल कंपनी के अंदर बैठा हुआ पर्सन भी एक यूजर है, उसको ही बताना है कि भैया आपको ये कंप्लायंसेस पूरे करना है, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, आपको ये स्टैंडर्ड लगेगा, इसके ये कंप्लायंसेस पूरे करना है, उसको एडुकेट करना, बताना भी। क्योंकि हर एक बंदा कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी होगा, हर कंपनी में बंदा कॉस्ट अकाउंटिंग तो नहीं होगा ना, राइट। अब आ जाओ मेन पार्ट जो आपका आता है मेजरली टाइम पर, तो सर यही आता है कि इस 24 में से एक आपसे पूछेगा, इस 24 में से एक पूछेगा। 24 खत्म कराने के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा कि भाई इनमें से पूछा गया था, या आप एक रिसर्च कर सकते हो, कुछ रिसर्च आप भी करा करो। पहले पूरे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो, उसमें से देखो कि पिछले 10 सालों में किस कौन कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग, उसकी लिस्ट बना लो, 10 सालों में कितना है, बस वो याद करके जाओ, बस और क्या कर सकते ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो आइए कल से हम नेक्स्ट क्लास से हम एक एक करके सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, सारे मैंने डलवा दिए थे, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको सर, इसमें ना ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ कुछ बड़े होंगे, कुछ कुछ तो बहुत ही छोटे होंगे जिसमें कुछ भी नहीं बताया गया होगा, थ्योरी पार्ट है, जबकि फाइनल लेवल पे इसका जो मेन पार्ट है वो फाइनल लेवल पे है जहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखो एक एक कुछ नहीं है, मैं कराना चाहता हूँ उसको करा देता, अब आपको देखो गिनती के तीन क्लास भी हार्ड नहीं लगेगी, 3 क्लास में सारे 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग करा दूंगा मैं आपको, वो भी ज्यादा लंबी लंबी क्लास ही, अगर लंबी क्लास लेनी है 2 घंटे की तो एक ही में खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे 40 45 मिनट पढ़ते हैं, जितना हो पाए करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।